किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। दलहनी फसलों को बढ़ावा देने की योजना, कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों का पंजीकरण जरूरी। 50 दिन में 9 लाख से अधिक पौधे रोपित कर अवध वन प्रभाग ने बनाया रिकॉर्ड। देश में पशु चारे का गंभीर संकट, कृषि मंत्रालय ने की खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की वकालत और सरकार ने बनाई जल क्रांति अभियान की महत्वाकांक्षी योजना। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पानी की कमी वाले ललितपुर जिले में दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड अंचल के किसानों को नए बीज एवं मृदा परीक्षण के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र का वातावरण दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों का विभाग में पंजीकरण जरूरी है। उप निदेशक कृषि के अनुसार किसान भाई अनुदान लेने के लिए यथाशीघ्र अपना पंजीकरण करा लें। कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रों में पंप सेट, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, लैंड लेवलर, सिंचाई पाइप एवं स्प्रिंकलर सेट किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा लिए हैं, किंतु अभी तक जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ खसरा खतौनी पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक खाता संख्या व IFSC कोड सहित पासबुक की छायाप्रति एवं शक्ति चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न नहीं की है, वे उपरोक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति उप कृषि निदेशक या प्रभारी राजकीय बीज भंडार के कार्यालय में तुरंत जमा कर दें। यह अभिलेख जमा करने के बाद ही उन्हें पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा। अवध वन प्रभाग ने महज 50 दिन में 9 लाख से अधिक पौधों का रोपण करके रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह है कि पौधरोपण की यह संख्या शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य से 1.5 गुना अधिक है। पौधरोपण का यह कार्य 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था। देश में लगभग 20 करोड़ पशुओं की जरूरत की तुलना में आधा ही चारा उपलब्ध है, जिसकी वजह से पशुओं के चारे का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। संसद की कृषि से संबंधित स्थायी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में शुष्क चारे की 416 टन, हरे चारे की 222 टन तथा पूरक आहार की 53 टन की जरूरत है, जबकि क्रमशः 253 टन, 143 टन तथा 23 टन की उपलब्ध है। इस प्रकार शुष्क चारे की 40%, हरे चारे की 36% और पूरक आहार की 57% की कमी है। कृषि मंत्रालय ने किसानों के हितों की रक्षा तथा घरेलू तिलहन प्रसंस्करणकर्ताओं को समान अवसर मुहैया कराने के लिए कच्चा एवं रिफाइंड खाद्य तेल का आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल कच्चा खाद्य तेल पर आयात शुल्क 7.5% और रिफाइंड तेल के मामले में ये 15% है। इस बीच उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार कच्चे तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% तथा रिफाइंड तेल पर 45% करे। संगठन के अनुसार शुल्क में वृद्धि से पेराई करने वाले तथा स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा होगी। देश में जल संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और जल बचाव एवं प्रदूषण निवारण जैसे कार्यों के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान नामक एकीकृत योजना बनाई है। इसमें प्रस्तावित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्द्वार, एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना शिक्षा एवं संचार, राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बांध पुनर्द्वार एवं सुधार परियोजना आदि शामिल है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। वर्तमान मौसम धान की फसल में पत्ती लपेटा कीट लगने के अनुकूल है, अतः धान के खेत में 2 सेंटीमीटर तक पानी भर दें और एक रस्सी के दोनों सिरों को 2 व्यक्ति दोनों कोनों पर खड़े होकर पकड़कर इस तरह आगे बढ़ें ताकि रस्सी फसल को छूते हुए पत्तियों को झुका दे। इस प्रक्रिया से कीट पानी में गिर जाते हैं। इसके अंतर्गत खेत से पानी निकाल दें और कीटों को एकत्र कर मार दें। यदि कीट का प्रकोप अधिक हो तो कार्बोफ्यूरॉन 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। मक्का की फसल में तनाछेदक कीट का प्रकोप होने पर बचाव के लिए प्रति एकड़ 4 ट्राइकोकार्ड का उपयोग करें। यदि टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो मौसम को ध्यान में रखते हुए रोपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। साथ ही जल निकास का उचित प्रबंध करें।
कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। कद्दू वर्गीय व अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसीलिए जितना संभव हो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें व सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें। फल मक्खी से बचाव हेतु खेत में विभिन्न जगहों पर गुड़ या चीनी के साथ मेलाथियान 10% का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अतिशीघ्र करें। और अब आइए बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की, जहां अनाज व सब्जियों के औसत थोक भाव इस प्रकार हैं। गेहूं आगरा की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1480 रुपए, हरदोई में 1440 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना आगरा में 4970 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 4700 रुपए, हरदोई में 4700 रुपए और लखनऊ की मंडी में 4900 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। उड़द आगरा की मंडी में 6890 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 8000 रुपए, हरदोई में 7260 रुपए और लखनऊ में 7860 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग आगरा की मंडी में 6210 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 8400 रुपए और लखनऊ की मंडी में 8920 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर आगरा की मंडी में 6840 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 6900 रुपए, हरदोई में 6530 रुपए और लखनऊ में 6600 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल आगरा की मंडी में 2035 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2200 रुपए, हरदोई में 2185 रुपए और लखनऊ की मंडी में 2150 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। आलू आगरा में 550 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 750 रुपए, हरदोई में 700 रुपए और लखनऊ की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। टमाटर आगरा में 800 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1600 रुपए, हरदोई में 2000 रुपए और लखनऊ में 1800 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। प्याज आगरा की मंडी में 3750 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 4600 रुपए, हरदोई में 4000 रुपए और लखनऊ की मंडी में 4100 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। लहसुन आगरा में 5360 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3500 रुपए, हरदोई में 4000 रुपए और लखनऊ की मंडी में 7200 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। अदरक आगरा में 4550 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3900 रुपए, हरदोई में 4200 रुपए और लखनऊ में 4500 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। बैगन आगरा में 800 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 850 रुपए, हरदोई में 775 रुपए, लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जब बरसे तब बांधो क्यारी और बड़ा किसान जो हाथ कुदारी। अभिप्राय ये है कि बरसात होते ही हमें अपने खेत की क्यारियों को तुरंत बांधना चाहिए, और बड़ा किसान वही होता है जिसके हाथ में सदैव कुदाल रहती है। अर्थात कि हमें हमारे जो किसान भाइयों को सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हमारे बीच में उपस्थित हैं जो सतर्क भी हैं और जिन्होंने नवीनतम जानकारियों के आधार पर बहुत सफलता अर्जित की है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम गुरकापुरवा, जिला रायबरेली के काशी प्रसाद पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है जिस पर आप खेती करते हैं? हमारे पास 20 एकड़ जमीन है जी। जिसमें हम खेती करते हैं, और सन 54 से हम खेती करते हैं। सन 54 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, तभी से हमारे ऊपर इसका बोझ पड़ा जी। और हम तभी से खेती करते हैं। अच्छा पांडे जी, आप केवल अकेले ही खेती करते हैं कि परिवार के अन्य सदस्य भी आपका सहयोग करते हैं? नहीं, परिवार के सदस्य में पहले तो हम अकेले ही करते थे जी। अब लड़के हो गए हैं, थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं, लेकिन आजकल नवयुवक खेती की ओर जाना ही नहीं चाहते। जी जी। जो आप खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी आप खेती करते हैं? हम रबी में गेहूं, जी। चना, मटर, राजमा वगैरह करते हैं। इनकी भी खेती करते हैं। सरसों की भी खेती करते हैं। जी। और अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में कौन कौन सी खरीफ फसलें? में धान है, केला जी आ जाता है, केला भी लगाते हैं, जी। और बहुत सन 99 से हम केला की खेती कर रहे हैं। अच्छा। हमको 99 में पुरस्कार भी दिया था। जी। पांडे जी, हम बात करें अगर धान की, तो धान की जो आप खेती इस बार की है तो किस पद्धति से की है? पारंपरिक विधि से की है या फिर आपने कुछ विशेष पद्धति से की है? पारंपरिक विधि से भी की है और श्री विधि से मैंने भी धान की खेती की है जी। और कई साल से कर रहे हैं। अच्छा, श्री पद्धति से। जी हाँ। तो क्या आपको लाभ महसूस हुआ? पहले जो पारंपरिक विधि से करते थे, अब आप श्री पद्धति से कर रहे हैं, तो क्या अंतर महसूस हुआ? अंतर ये महसूस हुआ कि श्री पद्धति से जो भी आप धान लगाएंगे उसकी पैदावार 1.5 हो जाएगी। अच्छा, यानी अधिक पैदावार हो जाएगी, बीज भी कम लगेगा, पानी भी कम लगेगा, खाद भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। अच्छा पांडे जी, खेती करने के लिए आवश्यकता होती है बीज की, तो बीज आप किस तरह का प्रयोग करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? बीज हम अच्छी क्वालिटी का करते हैं, विशेष करके हम विश्वविद्यालयों से लाते हैं बीडर बीज, जिसको जनक कहते हैं, उसी से तैयार करते हैं। तो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड होता है, फिर उसके बाद तो फिर 2-1 साल और चलता है। मतलब आप प्रमाणिक बीजों के अलावा और किसी बीज का प्रयोग थोड़ा नहीं? हर साल थोड़ी बीज ला करके उसको तैयार करते हैं, जिसको आगे साल पूरे में करते हैं। जी। और पांडे जी, बात करते हैं अगर खाद की, उर्वरकों की, तो किस तरह के उर्वरकों का आप अपनी खेती में प्रयोग करते हैं? उर्वरकों को इसलिए इस तरह हम प्रयोग करते हैं कि पौधे को 16 तत्व की जरूरत है जी, लेकिन आदमी इस समय केवल 4 तत्व ही मुश्किल से डालते हैं। डीएपी, यूरिया, पोटास और कोई जिंक डाल देता है। जब 12 तत्व उसमें पड़े ही नहीं हैं तो 12 से जो कुछ उसमें होना है वो कहाँ होगा? जी। आज पुराने आदमी से पूछिए तो कहता है गोभी में स्वाद नहीं है, आलू में स्वाद नहीं। जब उसमें 12 तत्व ही नहीं है तो उसमें स्वाद कहाँ आएगा? जी। तो हम जैविक खाद भी इस्तेमाल करते हैं और खाद की बहुत कम मात्रा करते हैं। अब इफ़को द्वारा
जो है वो घुलनशील उर्वरक तैयार किए हैं इफ़को ने, जिसमें 1744 है, 18-18-18 है, 050 है। तो इनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाद की आधी मात्रा डालते हैं। पहले तो मिट्टी की जांच कराना चाहिए, मिट्टी के जांच के आधार पर ही खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर आदमी ने मिट्टी की जांच नहीं कराई तो उसमें कम से कम, हम तत्व के रूप में नहीं वजन के हिसाब से बता रहे हैं कि 40 किलो DAP, 25 किलो यूरिया और 30 किलो पोटास का मिश्रण 1 एकड़ में डालना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसे हमारी जो भूमि है, जैसे कि आपने बताया भी कि उसमें तत्वों की कमी होती जा रही है, तो आप अपनी भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं और कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। हम केचुए वाली खाद भी तैयार करते हैं। मतलब ये है कि जो उसमें जो संस्तुत मात्रा दी जाती है, मृदा जो परीक्षण कार्ड आपको मिलता होगा, उसमें जो मात्रा दी है उसके आधार पर आप उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। हम खुद करते हैं और अपने हम 2 किसान क्लब चलाए हुए हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा। जो कोई मिल जाता है उसका तो उसको भी उसकी मिट्टी लेकर के हम खुद वहां से जांच के लिए भेजते हैं, जांच के भेज करके उसकी रिपोर्ट देते हैं। अच्छा पांडे जी, अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के कौन कौन से साधन आपके पास उपलब्ध हैं? कैसे करते हैं सिंचाई तो पुराने समय में लोग बैलों से पुरा ही करते थे जी। उसके बाद ये समझ लीजिए कि छोटे ट्यूबवेल लगते थे, अब तो बड़े ट्यूबवेल लग गए हैं। तो हमारे पास 9 इंची बोर का समरसेबुल है और उसमें हम ये समझ लीजिए कि पाइपलाइन बिछाए हैं करीब 500 मीटर और हर के खेत में कुलाबा लगाए हुए हैं। जिस खेत में पानी देना है उसी में उसको खोल लेते हैं, पानी जाता है। जी पांडे जी, आप खेती किसानी कर रहे हैं तो रोग और कीटों का भी सामना करना पड़ता होगा फसलों में। तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे करते हैं? रोग कीटा जब लगते हैं जब फसल कमजोर होती है, चाहे आदमी हो चाहे फसल हो, जब पेड़ स्वस्थ नहीं होगा तो रोग ज्यादा लगेंगे। या जैसे नाइट्रोजन का जब प्रयोग ज्यादा होता है तब भी रोग ज्यादा लगते हैं, क्योंकि फसल मुलायम हो जाती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो उससे पेड़ पौधे, जैसे हमको मुलायम चारा अच्छा लगता है तैसे पेड़ उनको जीव जंतुओं को भी अच्छा लगता है, वो ज्यादा उसमें प्रभावी होते हैं जी। तो हम उसमें कीटनाशक दवा बहुत कम मात्रा में डालते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तभी डालते हैं, थोड़ी उसमें हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। कीटनाशकों का प्रयोग आप कम से कम करते हैं। अच्छा पांडे जी, आपने कहा कि आप बागवानी भी करते हैं, तो किस तरह की बागवानी करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं? अब बागवानी में हमारे पास आम भी हैं, आंवला भी हैं, हम बेल भी हैं। हम नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से, वहाँ से हम अपने क्लब के लिए बेल के पेड़ और आंवला के भी पेड़ तमाम लाए हैं। वहाँ इनके आंवला और बेल की विशेष किस्में हैं जो कि मशहूर हैं जी। और हम बहुत आदमियों को लगवाया है, उससे लोग लाभ उठा रहे हैं। ऐसी ऐसी किस्में हैं जिसमें 1.5 किलो, 2 किलो और 5 किलो तक की हैं। नरेंद्र 5, 7, 9 इसी प्रकार आंवला की भी हैं किस्में। तो आंवला हमारे पास है, वो फलता नहीं था, तो वहाँ के प्रोफेसर हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ 1 दिन पूरा समय दिया और किया। अब आंवला हमारा इतना फल देता है कि लोग उसकी फोटोग्राफी करते हैं और बाहर भेजते हैं। अच्छा पांडे जी, आपने बताया कि आप केले की भी खेती करते हैं। तो केले की खेती कैसे, पारंपरिक विधि से करते हैं या किसी अन्य विधि से? केले की खेती हम 99 से पहले से करते हैं। पहले गांठ इसकी केले की लाते थे, उनको पुतिया जगाते थे, तब केले लगाते थे। लेकिन अब कैसे कर रहे हैं? अब जो है, अब ये जो आ गए हैं टिश्यू कल्चर। अच्छा, टिश्यू कल्चर के माध्यम से 9 ग्रेड वगैरह हम लगा रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है ये अच्छी उपज देता है, एक साथ निकलता है। 1 महीना उससे लेट लगाओ तो 1 महीना पहले भी हो जाता है जी।
अच्छा पांडे जी, आपने बताया खेती तो आपके पास बहुत है, हाँ। तो क्या पशुपालन की ओर भी कुछ रुझान है? पशुपालन के प्रति रुझान तो है, और पशुपालन और कृषि का वही इतना बड़ा संबंध है कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं जी। अगर आप पशुपालन करेंगे तो आपको गोबर की खाद बाहर से नहीं लेना पड़ेगा जी। गोबर की खाद होगी, दूध भी होगा। अब दूध ऐसा है कि आप शुद्ध दूध आप घर ही से ले लेंगे। ये आपने इतनी उपयोगी जानकारी हम हमारे किसान बहन भाइयों को दी, अपने अनुभवों को हमसे बांटा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि पांडे जी ने बताया कि वो वैज्ञानिक ढंग से इस समय खेती कर रहे हैं और उन्होंने इतनी प्रगति वैज्ञानिक ढंग से खेती करके ही हासिल की है। पांडे जी ने जो बातें बताई, अगर उनके अनुभवों पर आप भी चलेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।